नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस 2020 के लिए। जैसा आप जानते हैं कि 145 वैकेंसी है वो सरकार ने एचपीएससी के पास भेज दी है और किसी भी टाइम नोटिफिकेशन है वो इश्यू कर सकता है एचपीएससी। तो 145 वैकेंसी में सबसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 48 वैकेंसी है वो एसडीएम की है। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है एचसीएस के जरिए वो होती है एसडीएम, तो उसकी भी 48 वैकेंसी जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना है। और हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच 29 दिसंबर 2020 को एक नया बैच आ रहा है। पूरी जानकारी मैं इसमें प्रेजेंटेशन में दूंगा कि आप अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं बिना कोचिंग के तो भी कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, पूरी गाइडेंस एचसीएस से रिलेटेड इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आप ये वीडियो जरूर आखिर तक देखें, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है जो आपको नजर आएगा, बहुत सारे चैनल्स पे आपको नजर आएगा, वेबसाइट पे नजर आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये जो नोटिफिकेशन है ये इंटरनल कम्युनिकेशन है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है। मतलब कि जो चीफ सेक्रेटरी है जो कि हाईएस्ट बॉडी होती है, जो कि एक्चुअल में एचपीएससी को ये डायरेक्शन देता है कि आपको इतनी रिक्रूटमेंट करनी है। तो ये वो वाला नोटिफिकेशन है, मतलब कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि पूरी ये 145 वैकेंसी आपके सामने होने वाली है। पूरा नोटिफिकेशन आप चाहें तो इसको हमारी वेबसाइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे और बहुत सारी चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड पूरी गाइडेंस। और वेबसाइट का नाम क्या है, baljeetdhaka.com। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो एचसीएस का एक जो कॉलम है, एचसीएस का मेन्यू में आपको एक टैब मिलेगा। उस टैब में आपको सारी गाइडेंस है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने आज के टाइम में, सीसेट क्वालिफाइंग है या नहीं है, तो उसका जो ऑफिशियली लिंक है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप पूरा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो इस साइट पे जाकर आप रेगुलर सर्च करते रहें, बहुत सारी और भी जानकारी हम लोग इसमें देते रहते हैं और काफ़ी स्टडी मटेरियल है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं इस साइट के माध्यम से। तो और बहुत सारी अपडेट होने वाली है जो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, भले ही आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हो या नए ज्वाइन किया हो, या करना चाहते हो या नए करना चाहते हो, लेकिन इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपनी काफ़ी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलेंगे, जो मेन से रिलेटेड है वो भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है, पूरे पेपर मिल रहे हैं। इसके अलावा पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज, जो कि फैक्चुअल होता है, एचसीएस के एग्जाम में कई चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती है, वो आपको मिल रहा है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वीडियो, तो बहुत सारे वीडियो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, जैसे पिछली बार प्रीलिम्स का जो पेपर आया था जनरल स्टडी का, उसका पूरा एनालिसिस कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए, इकोनॉमी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए, हरियाणा जीके से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए, फिजिक्स केमिस्ट्री, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सी सेट है, उसमें बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, रीजनिंग से डरते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से डरते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह का लेवल पूछा जाता है उसमें, और किस चैप्टर से, अगर रेशियो प्रोपोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने इसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, रीजनिंग का कितना शेयर होता है, ये सारी जानकारी आप इसमें मिल सकती है। अगर आपको खुद पढ़ना है, किताबें देखनी है, तो ये देख सकते हैं कौन कौन सी किताबें आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, किस सेक्शन में आपको देखना है जाकर, ये आपको इस वाले सेक्शन में जाकर देखना है, पूरा गाइडेंस वीडियो से लिखें, ठीक है। तो और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर पूरा वीडियो, जीएस पेपर एनालिसिस आपको मिलेगा, हिंदी पेपर का, जैसे कि एग्जाम में हिंदी का जो मेंस का पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश का पेपर होता है क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर पेपर है वो जीएस मेंस में 3 घंटे का होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशलॉजी है, वर्किंग जो लोग हैं वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है, फैक्ट बेस है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने स्टार्ट की है बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वो फटाफट सिलेबस कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और टेस्ट सीरीज अटेंड करें और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, फटाफट आप स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे उन स्टूडेंट से जो बाद में लेट ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिवीजन करने के, एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, आप कम टाइम को बेटर ढंग से मैनेज कर सकते हैं कि कितना टाइम है किस पोर्शन को देना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है प्रैक्टिस और सिलेबस
फास्ट कवर करने में आपको मदद मिलती है। वरना क्या है कि जब आप फॉर्मली आ जाते हैं और उसके बाद में क्या एडमिट कार्ड आता है और उसके बाद बच्चा स्टार्ट करता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। अब मैं एचसीएस की पूरी जानकारी देता हूं कि एचसीएस का जो एग्जाम है वो कितनी स्टेजेस में होता है, ये एक्चुअल में क्या है। हरियाणा सिविल सर्विसेज एचपीएससी द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और उसमें जो हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो हरियाणा गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, उसका ये टेस्ट लिया जाता है। जो एचसीएस होता है, सबसे बड़ी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है, वो होती है एसडीएम। और एसडीएम आगे चलकर है वो डीसी वगैरह है, मतलब काफ़ी सीनियर रैंक पे पहुंच जाता है। और 1/3 जो आईएएस होते हैं वो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए होते हैं, मतलब कि जो एचसीएस है वो प्रमोट होकर आईएएस भी बन जाता है। तो ये है आपको एचसीएस के बारे में जानकारी, जैसे कि एसडीएम है, डीएसपी है, ईटीओ है, तहसीलदार है, इस तरह की वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट होती है। इसके एग्जाम की तैयारी कौन कर सकता है? कोई भी तैयारी कर सकता है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई जो कि ग्रेजुएट है, एनी ग्रेजुएट, कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी है। क्या पूरी है? कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अब उसके ग्रेजुएट में 40% है या 80% है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तैयारी कोई भी कर सकता है, एग्जाम कोई भी दे सकता है। ये एलिजिबिलिटी एकेडमिक है जहां तक उसका सवाल है। 21 से 42 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? 21 से लेकर 42 साल की एज होनी चाहिए। और अगर आपकी रिजर्वेशन है, जैसे एससी है, ओबीसी है, इस तरह की अगर कैटेगरी है आपकी, तो जो सरकार के नियम है, जैसे 3 साल 5 साल, उसी अनुसार उसको रिजर्वेशन एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि अगर एससी है 5 साल की अगर रिलैक्सेशन मिलती है तो 47 का अगर कोई कैंडिडेट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बेरोजगार है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ है काफ़ी अप्लाई करती है, कई सिलेक्शन भी लेती है, तो वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है कि ग्रेजुएशन है। 21 से 42 साल एज मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी में कंडीशन होती है कि आप 6 बार दे सकते हैं या 9 बार दे सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर आज आप इस बार तैयारी करते हैं, बाई चांस अगर नहीं होता है तो अगली बार भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है। अब आगे देख लेते हैं कि एग्जाम कब और कहां पे होता है। ये एग्जाम होता है वो हरियाणा में ही एग्जाम होता है। पंचकुला, चंडीगढ़ या हरियाणा की जो और सिटी होते हैं वहीं पे एग्जाम होता है। तो इसलिए जो बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि वो बॉम्बे काम कर रहा है, कोई हैदराबाद काम कर रहा है और वापस अपने स्टेट में सेट होना चाहता है, या यूपी से है, बिलोंग करता है, लेकिन यूपी का कैंडिडेट ही है, लेकिन हरियाणा के लिए हरियाणा में अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। बस फर्क क्या होता है कि क्या क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि क्या बाहर से कोई अप्लाई कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। भले ही आप हरियाणा से नहीं हो, नहीं आप डोमिसाइल हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सिलेक्शन में लेते हैं। तो आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी है, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम आपको हरियाणा में आकर देना है। एग्जाम स्कीम क्या क्या है? 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इस महीने के आखिर में या अगले महीने के आखिर में एक नोटिफिकेशन आता है, तो लगभग 3-4 महीने का आपको समय मिलता है प्रीलिम्स की तैयारी करने में। और उसके बाद में क्या है कि मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप है, वो भी लगभग 2-3 महीने के आसपास होता है। और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के बीच में गैप है, वो भी 3-1 महीने के आसपास होता है। तो 1 साल के अंदर ये प्रक्रिया आमतौर पे चलती है। पहले प्रीलिम्स होता है, वो स्क्रीनिंग होता है। मतलब क्या, इसमें आपको मेरिट में आना है, लेकिन मेरिट में आने के बाद में कैसे आपके 100 में से स्कोर 90 हो या 60 हो, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है तो वो मेरिट में काउंट नहीं होगा। क्या मेंस में और इंटरव्यू का जो दोनों को मिलाकर जो स्कोर होता है वही एक्चुअल में आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करता है। लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना अत्यंत जरूरी है, उसके बगैर आप मेंस में नहीं जा सकते। मेंस की अच्छी तैयारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में आपका सिलेक्शन तो मेंस ही कराएगा ना, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट था। अब जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपके जो कि इसको हम पहली स्टेज बोलते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जनरल स्टडी का होता है, दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड मतलब सीसेट का पेपर होता है। जो जनरल स्टडी है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। इसका 100 नंबर का टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। और इस 100 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के, जैसे हिस्ट्री के हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए, ज्योग्राफी के 10-15 क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से। जैसे हरियाणा जीके हो सकता है 7-8 क्वेश्चन आ जाए या 10 क्वेश्चन आ जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेंगे।
जहां तक सी सेट का सवाल है, ये क्वालिफाइंग है, पहले इसको मेरिट में काउंट किया जाता था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने फैसला किया है, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। जो सरकार ने जब कब फैसला किया, या सरकारी वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं कब कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, जिससे कि आपको ये हो कि सी सेट सरकार ने इसको क्वालिफाई किया है। वो रिकमेंडेशन जब आपको HPSC का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको नजर आएगा। अर्थमेटिक, एडवांस मैथमेटिक, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, ये इसका सिलेबस होता है। मोटे तौर पे अगर बोला जाए तो सी सेट है, उसके 3 हिस्से होते हैं, मतलब 3 पोर्शन होते हैं मोटे तौर पे। क्या? रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन हालांकि आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन जो कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो बेटर यही है कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको 2-3 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश को सुधार लेना चाहिए, और इंग्लिश 2-3 महीने में अच्छी खासी सुधारी जा सकती है, बस शर्त है कि आपकी इंटेंशन हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ये अगर मैं ऑफिसर बनता हूं तो मेरे लिए जरूरी है, और ये लाइफ में भी इंग्लिश और कंप्यूटर का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप अगर फ्लेक्सिबल है, लर्निंग स्किल्स है, तो आप इसको बेटर करेंगे तो मेंस, प्रीलिम्स और हर जगह पे आपको काम आएगी, इंटरव्यू तक काम आएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा रीजनिंग है, मैथ है, मैथ में क्या क्या आएगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वरना एक पूरा वीडियो मैथ में क्या क्या आता है वो बनाया हुआ है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गाइडेंस वीडियो में पूरा मैथ का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है मैंने, कि इस पोर्शन से इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही डिटेल एनालिसिस है वो। देखिए आपको इस तरह का डिटेल एनालिसिस है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स, कौन कौन सी स्टूडेंट्स है कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। एक तो क्या है, स्टूडेंट तैयारी जल्दी स्टार्ट नहीं करते, मतलब कि जब वो एडमिट कार्ड आ जाता है, रोल नंबर उसके सामने होता है, तभी वो जागते हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत देर हो चुकी होती है, रिवीजन करने का टाइम होता है वो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पूरी पढ़ते हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की, या 4थी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की, ऐसी साइंस पढ़ेंगे आप, तो बहुत ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअल चीजों में घूमते रह जाएंगे, नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन फिर MCQ की प्रैक्टिस, जो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर आपको HCS बनने में इंटरेस्टेड हैं आप, और HCS के एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, आपको SDM बनना है, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। लेट किस बात की, देर किस बात की, वेट किस चीज का हो रहा है। फोकसिंग ऑन एनीथिंग, कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत आसान चीजें करने की कोशिश करता है, इससे बड़ा खुश हो जाता है वो, उसको लगता है तुझे आ गया, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन है आपका। UPSC के जो कैंडिडेट होते हैं, IAS के जो कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, ऐसे ही कि HCS के कैंडिडेट है जिन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ है, ऐसा भी बहुत होता है। ऐसे RS के कैंडिडेट है जिन्होंने कि फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो वो सारे के सारे लोग हैं। SSC CGL वाले भी अप्लाई करते हैं इसमें, तो उनका भी एक लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कंपटीशन है ना, उसको आपको देखना है, ये आसान और चीजों में ज्यादा घूमकर टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आप खुश जरूर हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज रियल कॉम्पिटिटर, इसलिए रियल कॉम्पिटिटर को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो आपके कॉम्पिटिटर है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, ग्राम सचिव की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो आपके एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर वो है जो कि आपको UPSC का तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, HCS की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो इस बात को जरूर समझे। तो ऐसा नहीं है कि आपने पटवारी का भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ग्रुप D का भी दे रहे हैं, चलो HCS का भी दे दिया। मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू 3 स्टेजेस है, तो इसको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ में आपको करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि कई बार राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, राइटिंग प्रैक्टिस स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन लिखने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार प्रैक्टिस छूट जाती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, उस टाइम में आप पेन से लिखते थे, अब वो दोबारा आपको 3 घंटे तक लगातार बैठना, वो भी एक आसान काम नहीं होता। पहली बात तो नॉलेज हो, उसके बाद स्किल हो, और तीसरी बात स्टेमिना भी हो, 3 घंटे ढंग से अच्छे ढंग से लिखना, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस आमतौर पर कॉमन ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा एडिटोरियल, जो जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उस तरह की चीजें वो लगातार पढ़ रहे हैं आप, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी है, फार्म बिल है, उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो एप्टीट्यूड है राइटिंग स्किल्स का और मेंस की अंडरस्टैंडिंग का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है, वो आपका डेवलप होता है। इंपॉर्टेंस CSET की इतनी ज्यादा अब नहीं है, लेकिन क्योंकि अब नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन कई बार क्या है कि बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, GS के ऊपर इतना फोकस कर देते हैं कि वो मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन है, इस वाले पोर्शन में है, 100 में से 33 नंबर लेने हैं, वो 33% भी नहीं आ पाते। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही क्वालिफाइंग हो। आगे जो मिस्टेक करते हैं कि बच्चे शेड्यूल नहीं बना पाते हैं कि हर रोज पढ़ना होता है, वो वाला 15 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, उसके बाद किया कि 15 दिन कुछ नहीं किया,
तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपको दिक्कत ही आएगी। आपको दिक्कत आएगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल, कोर्ट केसेज में खुद पढ़ूँ या मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ, मैं किताबें पढ़ूँ, मैं ये कोचिंग करूँ या मैं वो कोचिंग करूँ, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो 15-20 दिन का टाइम तो इसी बातों में खराब कर देते हैं। आपको एक्शन लेने की आवश्यकता होती है फास्ट, ताकि आपका समय बचे। समय वापस नहीं आ सकता, समय की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपका समय वापस नहीं आएगा। टू मच फोकस इन ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा है ये बहुत, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, वो इंग्लिश को लर्न करने में उनको दिक्कत होती है। मतलब कि वो भागते हैं। आप ऑफिसर भी बनना चाहते हैं सबसे बड़ा, और इंग्लिश भी सीखना नहीं चाहते, दो साथ साथ नहीं चलेगी। आपको खुद चूज करना है कि आप हिंदी मीडियम के खुश होकर आप क्या इंग्लिश मीडियम, बीटेक और इन सब के साथ में कम्पीट करेंगे। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है इसके ऊपर कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं बोलता हूं कि किसी चीज़ के लिए कंप्यूटर चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल आनी है, लेकिन आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगे और कोई दूसरा आपको बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं है कंप्यूटर सीखने की, जबकि रिक्वायरमेंट ही कंप्यूटर सीखने की आपकी 2 दिन में आ जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कुछ भी नहीं, तो आपको बरगला रहा है। तो ये हिंदी मीडियम का रिजल्ट आजकल इसलिए नहीं आता है, खराब इसलिए होता है कि 99% रिजल्ट है वो इंग्लिश मीडियम का। क्यों है? क्यों बच्चे सिविल सर्विसेज में 99% पास होते हैं इंग्लिश मीडियम के, या फिर बीटेक है या साइंस बैकग्राउंड? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। अगर कोई मान लो बच्चा दूसरे बैकग्राउंड से है, हिंदी मीडियम से, वो अगर इंग्लिश सीखे और भले ही पेपर वो हिंदी में दे दे, लेकिन वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो भी वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, या मेजोरिटी केसेज में आपकी आंखें बंद कर दी जाती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर से बहुत है और ये काफ़ी बड़ा मार्केट भी है, तो वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप सोच भी नहीं पाते कि आपको कंपटीशन किसके साथ लड़ना है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रॉपर्ली। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जनरल स्टडी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, इसमें कितने नंबर का टेस्ट होता है? 100 नंबर का आपको जनरल स्टडी का पेपर होता है, 100 नंबर का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड होता है। ये 10वीं तक का ही होता है मैथ, लेकिन 10वीं तक का मैथ भी अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है और प्रैक्टिस की है तो वो कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जैसे वो मीडियम वाला दिक्कत थी, वो मैथ की भी कई लोगों के सामने दिक्कत होती है कि उन्होंने माइंड ब्लॉक कर रखा है कि मुझे आता ही नहीं है मैथ। भाई अगर आपको नहीं आता दूसरों को तो आता है ना, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती दूसरों को तो आती है, तो अगर मैथ नहीं आता है तो थोड़ा सीख लीजिए, 1-2 महीने में आपका इस लेवल का पहुंच जाएगा कि आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैथ और इंग्लिश और ये मैथ कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से भागिए मत, और ये क्वालिफाइंग भले ही है लेकिन लाइटली मत लीजिए। यहाँ पे आ जाता है जनरल स्टडी के, जैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ तक कि साइंस और बीटेक वाले वो हिस्ट्री वगैरह से डरते हैं। भाई डरने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 महीने में काफी अच्छी हो जाती है ये। तो पहली बात तो क्या है, फ्लेक्सिबल बनिए और लर्निंग एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए। ये 4 ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको टिक लगाना है। ओएमआर शीट पे आपका पेपर होता है, तो और बाइलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है। तो जिस मतलब आप दोनों इधर उधर देख सकते हैं। अगर मान लो हिंदी में समझ में नहीं आई कोई टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में समझ में नहीं आई तो हिंदी में देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हिंदी में भी कोई टर्मिनोलॉजी मुश्किल हो सकती है या इंग्लिश में भी मुश्किल हो सकती है। 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी 2 घंटे का होता है और ये भी 2 घंटा होता है। इसमें 2 घंटे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको आता है या नहीं आता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड में 2 घंटे है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन है वो 10 मिनट ले लिया, आपको पता ही नहीं चला एग्जाम में। ठीक है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। तो मोटे तौर पे आपको इसमें तो 33% लेने हैं और इसमें आपको लेना है 65%। हालांकि ये फिक्स नहीं है 65%, मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली इतनी जाती है। जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, 65%, 67% इसकी इर्द गिर्द घूमती है, 70% के आसपास। लेकिन अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है तो इसका मतलब नीचे भी गिर सकती है, जैसे 50% के आसपास, और बहुत आसान आता है तो हो सकता है 80-90% भी चले जाए। तो आपको सभी आसान पेपर के लिए भी तैयार रहना है, मुश्किल पेपर के लिए भी तैयार रहना है, यूपीएससी पैटर्न के लिए भी तैयार रहना है, यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहना है, बहुत फैक्चुअल के लिए भी तैयार रहना है। तो हर तरह के एंगल से आपको तैयारी कर लेनी है। अब आ जाता है एचएस मेंस का। ये जो नया पैटर्न मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कुछ एक चेंजेस कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। वो चेंजेस क्या है, हिंदी और इंग्लिश एज इट इज रखा है 100 नंबर का, और इसके मेरिट में काउंट होते हैं। जैसे यूपीएससी में मेरिट में काउंट नहीं होते, इसमें मेरिट में काउंट होते हैं। अब आ जाता है जनरल स्टडी। 200 नंबर का जनरल स्टडी होता है, और पहले क्या होता था 100 नंबर का होता था। पहले ऑप्शनल में 2 पेपर होते थे, कितना 150 नंबर और 150 नंबर। अब यहाँ पे आपका एक ही पेपर ऑप्शनल का होगा और 200 नंबर का। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो इसमें अब जनरल स्टडी की इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक लेना है और कोई जरूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो। जैसे ग्रेजुएशन में आपने अगर मान लो पढ़ी है बीएससी मेडिकल है, तो आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें आती है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट इसलिए लेते हैं कि वो आसान होते हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशियोलॉजी, इस तरह की सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाते हैं। वरना आप चाहें तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं। तो काफी लंबी लिस्ट होती है, इसमें 6 जो लिस्ट है, 6 पेपर है और ऐड कर दिए गए हैं। वो कौन से हैं आप जाकर तो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वो भी आपको पूरा नजर आ जाएगा। ठीक है, जो किताबें अगर आपको पढ़ दी, अब यहाँ पे किताबों का क्वेश्चन आ गया है, तो किताबें पढ़नी अगर ज्योग्राफी की आमतौर पर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या कोई दूसरी एटलस मानचित्रावली पढ़ सकते हैं आप। जहां तक हिस्ट्री का सवाल है तो आप एंशियंट आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, मिडिल लेवल सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, NIUS साइट और गवर्नमेंट वेबसाइट है ये ccrtindia.gov.in। ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका रेफरेंस मटेरियल होगा। ये स्टैंडर्ड है, जो यूपीएससी है, स्टेट सर्विसेज है, वो सारे के सारे लोग ये जरूर आमतौर पे पढ़ते हैं। अब आ जाता है इकोनॉमिक्स। 9वीं 10वीं में ज्यादा आती नहीं है इकोनॉमिक्स, 11वीं 12वीं किताबें इकोनॉमिक्स की आप पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह, संजीव वर्मा, अगर आप ये भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट। और इंडियन पॉलिटी है, एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत, DD बसु और PRS साइट है। एम लक्ष्मीकांत काफी फेमस किताब है, लेकिन अगर आप पॉलिटी नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाली है। मैंने देखा है लोगों को लगता है कि एम लक्ष्मीकांत में सब कुछ आता है, लेकिन वो 20 क्वेश्चन में से इंडियन पॉलिटिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो 2 भी नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि वो उस एंगल से नहीं पढ़ते जिस एंगल से चाहिए होता है। आप इसको खुद देख सकते हैं कि MCQ जब तक नहीं करेंगे आप, तो जो एबिलिटी होती है, स्किल होती है, वो नहीं आती। नॉलेज होना और स्किल होना 2 अलग अलग चीजें हैं, तो स्किल भी आपको डेवलप करनी है नॉलेज के साथ में। जनरल साइंस है, वो क्या है, एनसीईआरटी किताब है 10वीं तक की, वो आप पढ़ सकते हैं। वो तो आनी ही चाहिए, एनसीईआरटी का मतलब कि जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ी थी 10वीं तक की, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वगैरह। लेकिन 12वीं तक की कई चीजें होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पढ़नी चाहिए, स्पेशली अप्लाइड साइंस से लेकर। और MCQ ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, SSC है, ये भी आप ये बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में अच्छी खासी साइंस आती है, अच्छे लेवल की साइंस आती है। और जो स्टेट PCC होते हैं उसमें भी अच्छे लेवल की साइंस आती है, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में इस तरह के फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी में क्या है, करंट से रिलेटेड साइंस में ज्यादा चीजें आ जाती है और वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन ज्यादा होता है। लेकिन स्टेट PCS में आमतौर पर अभी तक जो आया है वो जनरल साइंस आती है, मतलब टिपिकली MCQ और फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये तो करना ही है साथ में, और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा लगा लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूपीएससी पैटर्न पे हो जाए और आप बहुत ज्यादा फैक्ट करके चले जाए तो दिक्कत आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होना है, मतलब कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको तैयारी इस पे करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ पेन का आविष्कार किसने किया, अब पता चला कि आपको सब कुछ आता है साइंस में, फिजिक्स में, लेकिन ये जो नाम है वो याद नहीं है, तो ये इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। मैसेज ये है कि यूपीएससी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो फैक्ट बेस उसको बहुत सारी चीजें अलग से तैयारी करनी है, और जो फैक्ट बेस कर रहा है स्पेशली मतलब सिर्फ HSC की कर रहा है तो उसको यूपीएससी वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कर लेने हैं, क्योंकि पता चला कि यूपीएससी पैटर्न पे आ गई चीजें। CSET देख लीजिए आप। CSET में आप क्या पढ़ सकते हैं? अर्थमेटिक एनी बुक, एडवांस मैथ एनी बुक, रीजनिंग एनी बुक, ठीक है। अर्थमेटिक एनी बुक, एडवांस मैथ एनी बुक, रीजनिंग एनी बुक, कॉम्प्रिहेंशन एनी बुक, प्रीवियस। अब एनी बुक का क्या मतलब भैया? जैसे कि RS अग्रवाल है, या आप SSC कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे एडवांस मैथमेटिक्स है, रेलवे SSC आप पढ़ सकते हैं, बैंकिंग में तो आता नहीं है एडवांस मैथमेटिक्स। रीजनिंग कोई किताब पढ़ सकते हैं आप, रीजनिंग में आप SSC कोई किताब पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी कीजिए, वो बेस्ट है। या फिर क्या है कि इतना मुश्किल आते नहीं है इसमें। SSC CGL अगर किसी ने तैयारी की वहां पे भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो वो भी आपको काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रीडिंग की आपकी स्किल होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये। जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी है, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसके वैसे ऑटोमेटिकली ये चीजें बेटर मिलने वाली है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, टाइम भी आपका बचाने में हेल्प मिलेगी। मतलब टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है CSET में, जो कि GS में नहीं होता, ठीक है।
अब देख लेते हैं, अगर एक तो यह है कि मैंने बताया आपको ये तरीका है, दूसरा क्या है कि सारी की सारी आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी स्टडी कंटेंट, वीडियो लेक्चर हर चैप्टर का, वीडियो लेक्चर हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, उसका पीडीएफ, उसका यूनिट टेस्ट सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज, जिससे कि आप सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज तैयारी कर पाएं और सारा कंटेंट एक जगह पे आपको मिल जाए। पीडीएफ सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज वगैरह, 20,000 क्वेश्चन भी साथ में देते हैं, 20,000 क्वेश्चन एमसीक्यू, जिसमें कि आप प्रैक्टिस का लेवल है काफी बढ़ जाए, क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके अलावा क्या है कि 71 टेस्ट, इसका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज, 50 प्रीलिम्स से रिलेटेड और 21 मेंस से रिलेटेड, ये सारी फैसिलिटी है इस प्रोग्राम के तहत है, जो कि आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप ये किताब खरीदेंगे ना, इससे ज्यादा तो किताबों की कॉस्ट आ जाएगी, आपका टाइम खराब होगा, वो अलग, फिर आपको ये पता नहीं होगा पहले मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर क्या होगा, कोई हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, हो सकता है उस किताब के पीछे हर यूनिट का टेस्ट नहीं होते, वहां पे यूनिट टेस्ट नहीं होते, फिर उसमें टेस्ट सीरीज नहीं होती, तो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको करने हैं, तो इसका मतलब कोचिंग भी आपको करनी पड़ेगी और साथ में क्या है, फिर किताब भी लेनी पड़ सकती है। तो बेटर यही है कि ये वाला कोर्स है, आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इस पे 100% फोकस करना है, क्योंकि किताबों में आपको करंट अफेयर्स भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है इस कोर्स में, और बहुत ही कम रेट है। अगर आप ये कंटेंट देखेंगे, प्रीलिम्स है, पूरा मेंस है, पूरा ऑप्शनल है, पूरा इंटरव्यू है, पूरी टेस्ट सीरीज है, मेन की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 20,000 एमसीक्यू है, हर चैप्टर का वीडियो है, चैप्टर का पीडीएफ है, पीडीएफ के बाद में फिर यूनिट टेस्ट है हर चैप्टर का। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी है आपको एक ही कोर्स में आपको मिलने वाली है, और सिर्फ अभी जो इसकी फीस है वो 25,000 का 50% है डिस्काउंट, 12,000 रुपये 500। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंटेंट है ये, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, जैसे कि मान लो 29 तारीख यहाँ पे होगी, फिर 30 तारीख यहाँ पे होगी, फिर आपकी 31 दिसंबर यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 जनवरी यहाँ पे होगा। इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। अब इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। जैसे इंडियन पॉलिटी है, तो पहला चैप्टर क्या है, सेंट्रल एडमिशन, पहले समझाया गया अभी स्टेट में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, और सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली लोकल पंचायतों का क्या सिस्टम होता है। तो आपको पीडीएफ नजर आएगा, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करिए, वीडियो पे क्लिक किए तो पूरा वीडियो आपको सामने खुल जाएगा। डेली टेस्ट, आपको इस चैप्टर पे क्या टेस्ट है वो भी खुल जाएगा, सॉल्यूशन है उसका वीडियो सॉल्यूशन है। ऐसे ही ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग से है ये, जिसमें कि आपको वीडियो आपको पहले रन कर लेना है या पीडीएफ देख लेना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है तो आपको पीडीएफ से भी काम चल जाएगा। हाई क्वालिटी कंटेंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, ठीक है। जैसे पीडीएफ है आपको एक तरफ हिंदी मिलेगी, एक तरफ इंग्लिश मिलेगी। वीडियो है वो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे आपको नजर आएगा, जिसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। डेली टेस्ट सॉल्यूशन है और वीडियो, तो इसका मतलब क्या, इस पूरे इसका आपको यहाँ पे टेस्ट हो गया, इसका यहाँ पे, तो 3-4 टेस्ट तो यूनिट टेस्ट ही हो गए डेली, ठीक है, और 3-4 चैप्टर ऐसे चल रहे हैं साथ में। तो इससे क्या होगा, जब आप 3-4 चैप्टर पढ़ रहे हैं और लगभग 3-3.5 या 4 महीने के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर दिया आपने, और साथ में क्या है कि 20,000 जो एमसीक्यू है वो भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। 20,000 एमसीक्यू कितने टाइम लगेगा आपको, लगभग 10 या 15 दिन में आप कर डालेंगे, अगर आपने ये पहले कोर्स किया हुआ है, वरना तो हो सकता है 2 महीने लग जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको टेस्ट सीरीज करनी है, तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा बिजी जरूर होना पड़ेगा अगर आपको कम समय में करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट करना है, तो ये तो जरूर आपको अपनाना पड़ेगा। अब आता है कि अगर आप वर्किंग है तो क्या है, तो वर्किंग है तो आप क्या है कि एक अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। वीडियो वर्किंग का लेवल जो लोग होते हैं ना, उनका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। क्यों होता है कि वो काम उनको इसलिए मिला हुआ है कि उनमें कुछ एबिलिटी है, तभी तो काम मिला हुआ है उनको। जो कंपेरेटिवली हाउसवाइफ या बेरोजगार है या उनकी तुलना में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा फास्ट भी करने की कोशिश करते हैं, कि उनको पता है, उनके ऊपर डंडा है कि भाई मेरे पास टाइम ही कम है, बाकी के पास टाइम सारा दिन 24 घंटे है या 10 घंटे 12 घंटे है। तो अगर वो 4-5 घंटे में करना चाहते हैं तो वो ज्यादा इसका पीडीएफ का और टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसी में और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जो लोग दूसरे 10 घंटे में पर डे का हिसाब से काम करेंगे वो 4-5 घंटे में उसको कर सकते हैं। थोड़ी उनको भी अपने आप को खींचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वर्किंग है तो कोई आसान मतलब वो उसमें वो नहीं है ना कि कोई एचपीसी उसको छूट दे रही है। वर्किंग है तो छूट छाट कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन सबके लिए बराबर है। जनरल कैटेगरी है तो सबको 140 के आसपास स्कोर आपको करना ही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को खींचे, थोड़ा फालतू की चीजों में टाइम खराब ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि किताब अगर आप ढूंढते रहेंगे, कौन सा पेज पलटते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। बेटर है कि आपके सामने वीडियो भी है, मतलब लेक्चर भी है, और आपके सामने वो पूरा भी है, पीडीएफ भी है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आज के टाइम में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। पहले होता था क्लासरूम कोचिंग होती थी, मतलब पूरा एक चैप्टर है वो छोटी सी 10 मिनट में जो बात बतानी है
टीचर उसको 2 घंटे बताता था घुमा फिरा कर। तो वो जमाना जा चुका है। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेते हुए आपको आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे रजाई में बैठकर ठंड में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है, अब आपको करना है कि हमारी वेबसाइट पे जाना है buzzdhaka.com। उस वेबसाइट पे जाकर जो कि फ्रेंडियर आईज की वेबसाइट है, वहां पे अगर आपको इस तरह से नजर आएगा प्रीलिम्स मेंस इनटू, ये कोर्स आपको खरीदना है। ये कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। वहां से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं जैसे आप अमेजन में करते हैं। वो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आपको जानकारी लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो इस पे जब HCS टैब पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें खुल जाएगी जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इन नंबर पे, ये मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में आपको चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा। लाइव चैट करके आप जानकारी, लाइव चैट भी आप इमीडिएटली जानकारी ले सकते हैं 9 से 6 बजे के बीच में। अगर रात को आप करते हैं तो दिक्कत ये होगी कि हो सकता है सामने वाला फोन न उठाए, क्योंकि किस टाइम पे किया, ये थोड़ी 2 बजे फोन करेगा कोई उठाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। आपको जाना कहाँ पे, फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। ऐड कार्ड नहीं आएगा, सीधा आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा वो। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे पे आप सीधा कर सकते हैं। और जानकारी लेनी है कोई तो इन नंबरों पे भी कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी है और ये हमारी वेबसाइट है और ये व्हाट्सएप नंबर और ये मोबाइल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो SDM की वैकेंसी निकली है, HCS की वैकेंसी निकली है, उसको आप मिस नहीं करेंगे और 100% अपना देते हुए, 100% देते हुए, बिना कोई टाइम खराब किए हुए आप इमीडिएटली एक्शन लेते हुए रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे और अपना सपना है वो साकार करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।